हेलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक और क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ पे जो आंसर है उनका पिक्चर दिया हुआ है, तो पहचानिए और बताइए कि भारत सरकार में जो पहली कैबिनेट बनी थी, पहली जो आपकी गवर्नमेंट बनी थी, सरकार बनी थी, वहाँ पे शिक्षा मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा मंत्रालय का जो आपका मंत्रालय है, वो किसे दिया गया था? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? नाम याद रखना है। ये बच्चे जो फोटो आपको दिख रहा है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, तो मौलाना आज़ाद जो हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? देखिए, सरोद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए बच्चे। ठीक है, सितार के जैसे होता है, कुछ कुछ वायलिन के जैसे होता है, ठीक है, लेकिन दोनों से अलग होता है। तो ये आपका सरोद है। तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से व्यक्ति सरोद के आर्टिस्ट हैं, सरोद बजाते हैं, आपको पहचानना है। देखिए बच्चे, सभी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितने भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा रिनॉन आर्टिस्ट हैं, सारे के सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रतिष्ठित आर्टिस्ट हैं। जाकिर हुसैन को आपको याद रखना है तबला वादक के लिए। ठीक है, तबला वादक हैं ये, बहुत फेमस। हरिप्रसाद चौरसिया, इन्हें आपको याद रखना है बांसुरी के लिए। ठीक है, बांसुरी वादक है। उसके बाद में शिव कुमार शर्मा जी, इनको आपको याद रखना है संतूर के लिए, संतूर के लिए। ठीक है, उसके बाद में है जो आंसर है ये अमजद अली खान, अमजद अली खान। इनमें से जो संतूर वादक हैं बच्चे कौन है? अमजद अली खान। अगला है कीवी का अर्थ कहाँ के खिलाड़ी है? अगर आप लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो बच्चे इस टीम के खिलाड़ियों को कीवी कहा जाता है। ठीक है, और कीवी क्यों कहा जाता है कि ये जो बर्ड है ये इसी जगह में पाया जाता है पूरी दुनिया भर में। ठीक है, तो ये बर्ड जो है आपका यहीं पे पाया जाता था, इसीलिए यहाँ के खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? कीवी कहा जाता है। कीवी एक्चुअल में है क्या? एक पक्षी का नाम है। ठीक है, तो ये जो आपकी टीम है ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कीवी कहा जाता है। श्री होमंगो विश्वास किस क्षेत्र से संबंधित हैं? होमंगो विश्वास, आपको उनका क्षेत्र बताना है। खेल से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, पत्रकारिता से रिलेटेड पर्सनैलिटी है, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। होमंगो विश्वास को आपको याद रखना है बच्चे संगीत। ठीक है, ये बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन है, संगीत से संबंध है होमंगो विश्वास का। फियान चेतो, ये कौन से खेल में इस्तेमाल की जाने वाली एक स्ट्रेटजी का नाम है, यानी कि रणनीति का नाम है? फियान चेतो बिलियर्ड्स है, शतरंज, चेस है, कार रेसिंग है, या फिर बुल फाइट है? कौन सा वाला खेल है जिसमें बच्चे एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और स्ट्रेटजी का नाम क्या है? फियान चेतो, फियान चेतो। कौन सा गेम है ये है शतरंज। शतरंज के बारे में याद रखिएगा, इसका जो उद्गम है, मतलब इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। इंडियन ओरिजिन गेम है ये शतरंज। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में टीवी क्विज प्रतियोगिता में एंकर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता कौन थे? स्लमडॉग मिलियनेयर ये मूवी बच्चे आपकी क्यों याद की जाती है? क्योंकि इसी मूवी के जरिए भारत के दो आर्टिस्ट को क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, क्रिटिकली अप्रेज भी है आपकी। ठीक है, तो बहुत अच्छी मूवी थी स्लमडॉग मिलियनेयर। आपको ये बताना है किस में जो एंकर था उसकी भूमिका किसने निभाई थी? अनिल कपूर, ऑप्शन नंबर ए, स्लमडॉग मिलियनेयर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है? सत्यजीत रे बच्चे एक सदी के बहुत महान डायरेक्टर के रूप में इन्हें जाना जाता है, सत्यजीत रे को। ठीक है, इनकी मूवी पाथेर पंचाली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सत्यजीत रे जो है बहुत महान डायरेक्टर थे, लेकिन साथ में राइटर भी थे। इनके द्वारा इनमें से जो पुस्तक लिखी गई है वो आपको पूछा हुआ है।
चेलबेला, अमर चेलबेला, आत्मपरिचय, इनमें से कोई से भी नहीं। ठीक है, कोई भी बुक जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है इनमें से। सत्यजीत रे। एक ड्रोन या फिर यूएवी में क्या होता है? ड्रोन को जो है आप यूएवी भी कह सकते हैं। ठीक है, यूएवी भी कह सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें पायलट के बारे में जो जानकारी है वो कौन सी सही है? क्या इसमें एक पायलट होता है, पायलट और पायलट के साथ में सह पायलट होता है, पायलट और दो सह पायलट होते हैं, या फिर कोई पायलट नहीं होता है? बहुत आसान सवाल है आपका। ड्रोन जो है आपका क्यों फेमस है बच्चे? ये एक आपका ऐसा एयर व्हीकल है, ठीक है, जो कि अनमैन्ड होता है, बिना पायलट के चलाया जा सकता है इसे। ड्रोन को कोई पायलट नहीं होता है। फरक्का बैराज कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? फरक्का बैराज कहाँ पर मिलेगा आपको? फरक्का बैराज बच्चे गंगा नदी पे बना, कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला, शेन वॉन ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी में आपको देखिए उनकी स्पेशलिटी पूछी हुई है। शेन वॉन बच्चे बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, बहुत ही फेमस क्रिकेटर। स्पिन गेंदबाजी करवाते हैं, तेज गेंदबाजी करवाते हैं, गुगली के विशेषज्ञ हैं, या फिर बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं। क्रिकेट में कौन से इवेंट से इनका संबंध है? शेन वॉन। आपको याद रखना है स्पिन बॉलर हैं, ठीक है। शेन वॉन जो है स्पिन गेंदबाज, स्पिन बॉलर। बिरजू महाराज कौन से नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? इनमें से एक नृत्य है जिसे प्रतिपादित किया गया है बिरजू महाराज के द्वारा, ठीक है, वो डांस आपको पहचानना है। बिरजू महाराज कौन से एक डांस के प्रतिपादक हैं? मणिपुरी के हैं, कथकली के हैं, ओडिसी के हैं, या फिर कथक के हैं? किसके हैं बिरजू महाराज? कथक के, कथक के। 2021 से लेकर के 2030 के दशक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दशक के रूप में घोषित किया गया है? 2021 से लेकर के 2030 तक, यानी कि अभी हम जिस दशक में हैं, जिस डिकेड में है बच्चे, ये डिकेड संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस डिकेड के रूप में घोषित किया गया है? जैव विविधता का डिकेड है, या फिर पारिवारिक खेती का है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से रिलेटेड है, या फिर सतत विकास के लिए पानी? क्या है? आपको याद रखना है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली। ये जो दशक में बच्चे हम लोग चल रहे हैं, 2021 से लेकर के 2030 तक का ये जो दशक है, इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली के दशक के रूप में घोषित किया गया है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड है ये। भारत के किस राज्य में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेटरैक्स का अनावरण किया गया था? कौन से स्टेट में सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेटरैक्स का अनावरण किया गया था? एशिया का सबसे लंबा, कहाँ पर किया गया था इसका अनावरण? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश में पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू किया है? कौन सा कंट्री है बच्चे? ये कौन सा कंट्री है? ये देश है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इसमें एक चीज़ जो है समझने वाली है, वो है बच्चे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है? डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी, देखिए आपके बैंक में जो आपका अकाउंट है, जो खाता है, उसमें कुछ रुपए पड़े होंगे, ठीक है, वो रुपए जो है आपके हाथ में कैश की फॉर्म में आ सकता है अगर आपने उसे निकाल लिया तो, ठीक है। वो जो है आपका एक्चुअल जो मुद्रा होती है वो है
एक्चुअल जो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी किस प्रकार की करेंसी है, ये जो है आप इसमें से कोई चीज़ ले तो सकते हैं लेकिन इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। ये कभी भी आपको नोट के फॉर्म में, ये कभी भी जो है आपको सिक्के की फॉर्म में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, हमेशा जो है डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। तो इस प्रकार की जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है? बिजनेस ब्लास्टर्स ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस पादप प्रजाति के लिए कंटीले वनों तथा झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां सर्वाधिक आदर्श है? बताइए। शीशम का पेड़ है, टीक का पेड़ है, जुनिपर का पेड़ है या फिर यूफोर्बिया का पेड़ है? कौन सा पेड़ है बच्चे जिसके लिए शुष्क जलवायु परिस्थितियां, कंटीले वन और झाड़ियों वाली जलवायु परिस्थितियां? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो आपको पेड़ दिए हुए हैं उनमें से प्रत्येक पेड़ कौन से प्रकार के जंगल में पाया जाता है। शीशम में बच्चे टीक है, जुनिपर है, यूफोर्बिया है, कौन सा वाला है? देखिए, जुनिपर जो है आपका पाया जाता है, यह आपका पर्वतीय वनों का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनकी नुकीली पत्तियां होती है। ऐसे आप हिमालयी क्षेत्रों में जाएंगे आपको इस तरीके से देवदार के, जुनिपर के पेड़ देखने को मिलेंगे, तो वो है आपका, ये तो पर्वतीय का हो गया, ठीक है। शीशम और टीक का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा इमारती लकड़ी बनाने के लिए, ठीक है, शीशम और टीक, और ये दोनों ही जो है हमारे यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट, जो आपके पर्णपाती वन जो होते हैं, पतझड़ वन जो होते हैं, उनका एग्जाम्पल है शीशम और टीक, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका कटीले वनों तथा झाड़ियों की, ठीक है। तो कटीले वन यानी कि कटीले वन रेगिस्तानी वनों की बात हो रही है, जो रेगिस्तानी एरिया या फिर जहाँ पे शुष्क जलवायु होती है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे आपका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, यह आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यूफोर्बिया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP कब शुरू किया गया था? REGP ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, कब हुआ था ये? 1995 में, 1995 का है, 1995 का है। यामिनी कृष्णमूर्ति को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति बच्चे इनमें से एक नृत्य की या फिर एक से ज़्यादा नृत्य से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी हैं। आपको बताना है कौन से दो नृत्य में इनका नाम आता है, कौन से दो नृत्यों में इनका नाम आता है। देखिए, सबसे ज़्यादा वैसे इन्हें जाना जाता है भरतनाट्यम के लिए, लेकिन भरतनाट्यम के अलावा जो है ये कुचिपुड़ी भी जानती हैं, ठीक है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की ही काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? कौन तबला वादक नहीं है या फिर नहीं थे? तबला वादक नहीं है। किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, शैल चित्रा मौला। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तीन जो व्यक्ति हैं उनका संबंध तबले से है। देखिए, जाकिर हुसैन उनको अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जाकिर हुसैन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तबले से रिलेटेड है। अल्लाह रखा खां ये भी जो है तबले से रिलेटेड है। किशन महाराज ये भी जो है आपके तबले से रिलेटेड हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो कि तबले से रिलेटेड नहीं है, उनका नाम है शेख चिन्ना मौला, शेख चिन्ना मौला। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं को शामिल होने के लिए राजी किया था? बताइए। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च के नाम से भी इस सत्याग्रह को जाना जाता है। और यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ में टोटल 72 वॉलंटियर्स थे, 72 सत्याग्रही थी जिन्होंने गांधी जी के साथ में मिलकर के ये मार्च कंप्लीट किया था, ठीक है। और इन 72 लोगों में से महिलाएं भी थी। तो आपको पूछा हुआ इस पर्सनैलिटी का नाम जिन्होंने महिलाओं को साथ चलने के लिए राजी किया था, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए राजी किया था। इनका नाम याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय। लाहौर की संधि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में हुई थी? लाहौर की संधि, लाहौर की संधि बच्चे, लाहौर की संधि जो है आपका ये ब्रिटिशर्स के बीच में और सिख राजाओं के बीच में हुई थी, ठीक है। और सिख राजाओं में उस वक्त राजा थे कौन? महाराजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह के बीच में और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में 1846 के वर्ष में लाहौर की संधि हुई थी।
अंत्योदय अन्न योजना AAY सरकार के द्वारा किससे लड़ने के लिए शुरू की गई है? अंत्योदय अन्न योजना जिसके तहत आपने देखा होगा जब बच्चे अंत्योदय अन्न योजना आपने देखा होगा, जो गल्ले की सरकारी गल्ले की दुकान होती है जिसमें आपका राशन कार्ड पे प्रत्येक परिवार को राशन मिलती है, प्रत्येक परिवार के सदस्यों के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा 2 प्रकार के कार्ड है, एक आपका येलो होता है जैसे BPL कार्ड हो गया, एक वाइट हो गया जो अंत्योदय कार्ड हो गया, ठीक है। तो अंत्योदय योजना क्या कहती है बच्चे? गरीबी से निपटने के लिए। क्यों लाई गई ये? गरीबी से निपटने के लिए। और इसमें क्या किया जाता है, जो गरीब परिवार हैं, अन्य जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उन्हें जो है आपके कम दामों पर राशन दिया जाता है, कम दामों पर राशन दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात पूछा हुआ है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 940। 940। अभी तो ये बेहतर हो गया है, लगभग अभी आपका 1000 मेंस पे 1000 समथिंग, ठीक है, प्लस हो गया है, अभी 1000 से ऊपर चला गया है, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है तो 940 ही आपको याद करना है, ठीक है। सैम एक आग्नेय चट्टान के उदाहरण के बारे में बात करता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा हो सकता है? आपको पहचानना है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। बताइए इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? बलुआ पत्थर है आपका, चूना पत्थर है, संगमरमर है और ब्रिजलाइट। बजालत लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सा वाला है? देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, सैंड स्टोन हो गया आपका, लाइम स्टोन हो गया। इन्हें इंग्लिश में बलुआ पत्थर को सैंड स्टोन कहा जाता है, चूना पत्थर को लाइम स्टोन कहा जाता है, संगमरमर हो गया आपका, ठीक है। ये बच्चे इनमें से कोई भी आग्नेय चट्टान का क्या नहीं है? उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो है कौन सा इनमें से? आपका ब्रिजलाइट। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ब्रिजलाइट जो है ये एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टानें सबसे प्रारंभिक चट्टानें होती है, धरती जब बनी होगी सबसे पहली जो चट्टानें बनी वो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? फाइनेंस ईयर, इंडियन इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है बच्चे, वो कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्य रूप की उत्पत्ति का राज्य है? ओडिसी नृत्य कहाँ पर शुरू हुआ था? इसके नाम से ही जो है, नाम में ही आंसर है। तो ओडिसी नृत्य आपका शुरू कहाँ पर हुआ था? ओडिशा में। कहाँ पे शुरू हुआ था? ओडिशा में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? गुलाम वंश का शासक था गयासुद्दीन बलबन, इसके द्वारा खुद को कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी थी? जिल ए इलाही। इसका मतलब है ईश्वर की छाया, जिले इलाही, ठीक है। जिले इलाही की जो उपाधि है वो गुलाम वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने खुद को ही दी थी, ठीक है। और इसी के दरबार में रहते हुए, इसी के कार्यकाल में जो है इसने सिजदा और पैबोस नाम की 2 प्रथाएं शुरू की थी, ठीक है। सिजदा और पैबोस। और रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला राजा भी यही था, गयासुद्दीन बलबन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? महानगरीय शहर, आपको इनमें से पहचानना है वो महानगर, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है? यह है आपका मुंबई। कौन सा महानगर है? मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो कि राजस्थान से जुड़ा है? कौन सा त्योहार है जो कि राजस्थान से जुड़ा है? राजस्थान से जुड़ा हुआ त्योहार गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा बच्चे बहुत फेमस त्योहार है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का, ठीक है। बोनालू, ये है आपका आंध्र का,
आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और माथु नारंग जो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ का है। तो इसमें बचा आपका बूंदी उत्सव। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ जो त्यौहार है वो है आपका बूंदी उत्सव। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसने ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलीनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार प्राप्त किया था? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। इस बार भी जो नाटो नाटो को मिला है बच्चे 2023 में, वो भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ही मिला है, ठीक है। और ए आर रहमान ने जो है 2009 में, ए आर रहमान को 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार ऑस्कर मिल चुका है। कौन सी मूवी के लिए? स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? किसने लिखी है ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ये लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? देखिए, एक तरफ बच्चे आपकी नदी परियोजनाएं हैं, तवा हो गया आपका, कोरबा हो गया, नागार्जुन सागर डैम हो गया, सारे के सारे आपके बांध हैं, ठीक है। आपको ये पहचानना है कि कौन सा वाला कौन सा स्टेट में है, कौन सा वाला कौन से स्टेट में है, और फिर गलत कौन सा है। कोरबा डैम आपका छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। फरक्का जो है आपका अभी हमने पढ़ा है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। इनमें से जो गलत है बच्चे वो है आपका तवा। तवा जो है गुजरात में नहीं है, तवा डैम, ठीक है, ये आपका गुजरात में नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई व्यवसाय नहीं करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जाता है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बिहार है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना और मेघालय। अब तो बच्चे ये आपका राज्य सरकार ना होकर के यूटी हो गया है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर अब आपका क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी में, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है। तो इसका सही जवाब है आपका जम्मू और कश्मीर, ठीक है। आरबीआई का कंट्रोल आपका नहीं था इस स्टेट में। निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करता है जिसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा रिट एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करता है जिसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है? बताइए। कौन सा है ये? कल ही आप लोगों को बताई है रिट के बारे में। रिट कौन से रिट है ये? अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर दिया जाता है, अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो बच्चे उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और जो कोर्ट बंदी बनाने वालों को जो रिट जारी करेगी वो कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म है आपका जो कि गलत सुमेलित है? देखिए, कैलोजियम, ये सारे के सारे बच्चे क्या है, जो नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके वंडर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं दुनिया के 7 अजूबे, ठीक है। तो उन्हीं अजूबों में से है आपका कोलोजियल है, इटली में है, चिचेन इट्जा ब्राज़ील में है, पेट्रा जॉर्डन में है, और आपका माचू पिचू पेरू में है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा वाला है। ये क्या दिए हुए हैं? ये आपको ये दे रखे हैं आपको दुनिया के 7 वंडर्स में से कुछ नाम। कौन सा है इनमें से? देखिए,
कोलोसियल इटली में ही है, ये भी बिल्कुल सही है। पेट्रा जो है जॉर्डन में ही है। माचू पिचू आपका पेरू में है। चिचेन इत्जा जो है बच्चे आपका वो ब्राज़ील में नहीं है, वो आपको याद रखना है मैक्सिको में। कहाँ पे है ये? मैक्सिको में। कहाँ पे है? मैक्सिको में। डिजिटल दुनिया में भारत की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया है? देखिए भारत में बच्चे इस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने शुरू किया है इसे। तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंडिया में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? बताओ बच्चे। मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपीय देश। कौन सा है ये आपको याद रखना है। यूरोपीय कंट्री पूछा है तो ये है आपका स्पेन। ठीक है, स्पेन है। कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को से विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त करेगा? बताइए। यूनेस्को के द्वारा बच्चे इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को क्या दिया जा रहा है? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये स्टेटस किसे दिया जा रहा है? आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया कब तक इसे खत्म किया जाएगा? देखिए एनीमिया, पहले कंडीशन समझ लीजिए। एनीमिया कंडीशन में होता क्या है? एनीमिया जो है आपका, जो भी एनीमिक होता है उसमें ब्लड सेल्स, जो भी आपकी ब्लड सेल्स होती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, उनमें जो है कमी आपको देखने को मिलती है। ब्लड सेल्स नहीं बनती है तो उसके कारण जो है खून की कमी, ठीक है, रक्ताल्पता इसे कहा जाता है, रक्त की अल्पता, ठीक है, रक्त की कमी हो गई तो एनीमिया जो है आपका वो एक तरीके से क्या है? खून का कम हो जाना, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया बच्चे जो हमारे खून में आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल पाई जाती हैं, ठीक है। आरबीसी की जो आपकी साइज है वो आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। विकृत होने के कारण उनमें जो आरबीसी का नंबर ऑफ आरबीसी है वो भी आपका काउंट कम होने लगता है, ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है अभी 2023-24 में जो है भारत सरकार के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया है कि ये एनीमिया जो है भारत से समाप्त किया जाएगा। कब तक समाप्त किया जाएगा? 2070 तक, 2070 तक। और ये आपको याद रखना है कि भारत में एनीमिया जो है महिलाओं में बहुत ज़्यादा है, लगभग यहाँ पे हर दूसरी महिला जो है एनीमिक है, ठीक है, एनीमिया से ग्रसित है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा है? इंदौर है, ठीक है, इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आज जो है आपके एमसीक्यू का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, एमसीक्यू वाला सेशन। अब इम्पॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब जो है आज का जो टॉपिक है वो है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में पहले तो बेसिक चीज़ें हम क्या याद रखेंगे। एक तो बच्चे पहले इसके बारे में जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे पहले हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कई बार क्या होता है। बेसिक चीज़ें तो सभी को पता है कि आपका आर्टिकल 51 के ए में आता है, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कितनी है, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हो गई। और अब एग्जामिनर जो है इन चीज़ों को छोड़ करके थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर पूछने लगा है, ठीक है। एक स्टेप ऊपर पूछने कैसे लगा है? मौलिक कर्तव्य बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं कुछ भी, ठीक है। मौलिक कर्तव्य सबसे ईजी टॉपिक
टॉपिक है अगर आप देखिए पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में। और ये ऐसा टॉपिक भी है कि जहाँ से क्वेश्चन आपका सेम ही बनेगा, चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो रहा हो, चाहे वो IAS PCS का पेपर हो रहा हो, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में सबसे पहले जो पढ़ना ज़रूरी है वो ये है कि मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन से मौलिक कर्तव्य में क्या आता है आपका। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है टोटल कितनी है, 11 है, ठीक है। टोटल 11 के 11 को हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य की सूची ये है। सबसे पहला जो बच्चे मौलिक कर्तव्य आप लोगों को दिख रहा होगा उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, संविधान का पालन करना है। संविधान में लिखे गए जो आदर्श हैं, संविधान में लिखी गई जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उनका, हमारे जो राष्ट्र ध्वज है उसका, हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसका, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं संविधान के अंदर, यानी कि कंप्लीट जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले हमें उसका सम्मान करना है, ठीक है, उसका क्या करना है, पालन करना है। उसके बाद में दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, आपको और मुझे क्या करना है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है, ठीक है। हमें रिस्पेक्ट करनी है उस फीलिंग की जिसकी वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है 1947 1947 में आज़ाद हुआ है। 1947 से पहले जो है यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो अलग है, और आज 1947 के बाद जो स्थितियाँ हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो ये दोनों बचे आपका किस कारण से हुआ, एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन चला गया, बहुत सालों तक जो है वो आंदोलन चला, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भारतीयों ने जो है उस आंदोलन को जीतने के लिए अपनी जो है कुर्बानियाँ दी, ठीक है। तो वो जो भावना थी जिसके कारण बहुत सारे लोग लड़े, उन्होंने ये देश आज़ाद करा करके छोड़ा, वो जो फीलिंग थी, वो जो भावना थी बच्चे, वो जो है आपको भी क्या करना है, उसका सम्मान भी करना है। और वही वो जो है वो जो भावना उनके अंदर अपने देश के लिए थी वही हमारे और आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है आपका, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो आदर्श हैं, उन्हें हृदय में संजोए कर रखना है और उन्हीं का हमें पालन करना है। उसके बाद तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, ठीक है। हमारी जो संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब होता है सोवरेनिटी, इंग्लिश में कहते हैं सोवरेनिटी। तो संप्रभुता का मतलब क्या है कि कोई भी देश आपका पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से आज़ाद, जैसे कि हमारा देश है संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जो है भारत के किसी भी डिसीजन में, भारत के किसी भी नीति में जो है किसी अन्य देश का हाथ नहीं है, ठीक है। मतलब कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि, या फिर कोई हमारे ऊपर जो है रूल नहीं कर रहा है कि जिस पे डिपेंडेंट हो हमारे निर्णय। हमारे निर्णय जो लिए जाते हैं वो कंप्लीटली हमारे ही होते हैं। तो इस प्रकार के जो आपका देश है उसे क्या कहा जाता है, संप्रभु राष्ट्र। तो हमारा देश जो है संप्रभु है, हमें इसकी जो है पहले तो रक्षा करनी है, ठीक है, और इसे जो है बचा करके रखना है। एकता और अखंडता, अखंडता, एकता और अखंडता मतलब कभी ना टूटने वाला, ठीक है, इनकी भी रक्षा करनी है और इसे भी बचा करके रखना है। फिर आपका देश की रक्षा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये तो सभी को करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो ये क्या है कि आपको इस देश की रक्षा करनी है, और अगर कभी देश को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े तो आपको जो है पहले नंबर पर जाना है, ठीक है। तो राष्ट्र की सेवा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद में है भारत में सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करे, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। तो बच्चे इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये डिस्क्रिमिनेट मत करो, भेदभाव मत करो किसी भी आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही भाषा के आधार पर, ना ही प्रदेश या वर्ग के आधार पर, ठीक है। कई बार हम कर देते हैं ना कि स्टेट जो है आपका, चूंकि स्टेट इतने सारे स्टेट है और हर स्टेट में जो है अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनकी जो वेशभूषा है वो अलग है, उनका जो खान पान है वो अलग है, बोली भाषा अलग है, तो उसके आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, भेदभाव हमें नहीं करना है। दूसरी यहाँ पे बात क्या की गई है, स्त्रियों के सम्मान का विरुद्ध, ठीक है। ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं मानना है, ऐसे किसी भी प्रथा को नहीं मानना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें आती है, एक तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, दूसरा ऐसी किसी प्रथा को नहीं मानना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर आपका हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ठीक है। अपनी कल्चर को, इंडियन कल्चर को
हमारी जो सामरिक संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो कल्चर है, उसे आपको क्या करना है, बचा करके रखना है। पहले तो उसका महत्व समझना है और फिर जो है उसे बचा करके रखना है। फिर है आपका इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, सारी की सारी चीज़ें आती हैं। इनकी भी रक्षा करना हमारा ही काम है, संवर्धन करना, ठीक है। तो और जो प्राणी मात्र है, जो इन जंगलों के अंदर जो आपके प्राणी रह रहे हैं, उनके लिए भी हमारे मन में क्या होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे बचा करके रखना है। इन्वायरमेंट में आपकी सारी की सारी प्राकृतिक चीज़ें आ जाती हैं, उसी में आपका नदी आ जाता है, उसी में आपकी झीलें आ जाती हैं, पर्वत, पहाड़, सब कुछ जो भी नेचुरल है यहाँ पे, उन सब की रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। आपको यदि एक वाकई में सही इंसान बनना है तो बच्चे ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी वाली? सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का मतलब क्या है? लगातार बेहतर होने की कोशिश करना, ठीक है। लगातार अपनी कमियों को जांचना, पहले उन्हें एनालाइज करना, ठीक है, जांचना, पकड़ना और फिर उन्हीं पे काम करना। तो लगातार बेहतर होने की जो आपकी भावना है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसका डेवलप करें। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर चीज़ में जो है साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो कंट्री जो आपकी थोड़ी सी सोच है, ठीक है, वो आपकी लॉजिकल होगी। उससे जो है आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तिगत विकास है, वो आपका बहुत तेज़ी से होगा। और आपका विकास होगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री भी जो है आपकी डेवलप करेगी, ठीक है। तो मानववाद हो गया, ज्ञानार्जन, नॉलेज लेने की कोशिश क्या करें हर चीज़ में, ठीक है। वो नॉलेज हो गया आपका, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया आपका, और सुधार की भावना, इन सभी का डेवलपमेंट आपको अपने अंदर करना है। फिर आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है। दूसरा क्या है, जो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्योंकि बना तो वो इनडायरेक्टली कहाँ से है, आप देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट पार्क है, गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ भी आपका सरकार के द्वारा बनाया गया जो भी संपत्ति है, उसमें लगा तो बच्चे इंडियन सिटीजन का ही पैसा होता है, हमारी टैक्स का पैसा होता है, ठीक है। तो उसे जो है आपका क्या करना है, सुरक्षित रखना भी आपका ही कर्तव्य है, ठीक है। और दूसरा जो है, हिंसा नहीं करनी है। फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र प्रगति की ओर और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। वही बात बच्चे, सुधार की भावना को विकास करना है पहले तो आपका। उसके बाद में जब ये डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, उससे आप एक व्यक्ति के रूप में तो आप ग्रो करेंगे, व्यक्ति के रूप में ग्रो करेंगे, साथ ही में जो है सामूहिक गतिविधियाँ, साथ ही में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपकी सोसाइटी ग्रो कर रही है, सोसाइटी ग्रो करेगी तो फिर देश ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगातार ऊपर एक्सेल करने की क्या करनी है, इच्छा रखनी है। हर चीज़ में जो है उत्कर्ष का मतलब है आपका एक्सीलेंस, ठीक है। हर चीज़ में एक्सीलेंस गेन करने की कोशिश करनी है। फिर आपका 6 से लेकर के ये लास्ट में ऐड हुआ है, पहले जो है आपके मूल रूप से 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। अब जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हुए हैं। इसे जो है 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 86वां 86वां संवैधानिक संशोधन के साथ में 2002 में इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो 11वां और आखिरी जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बीच के बच्चे होते हैं, बीच के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स का या फिर उनके जो गार्जियन या संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे, ठीक है। शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ठीक है। तो ये पेरेंट्स के लिए है, किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है कि जो भी आपका पेरेंट्स है, जो भी आपका संरक्षक है, उनका ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे उनके पास में है, उनके जो बच्चे हैं, कम से कम उनको प्रारंभिक एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो प्रोवाइड करवाना है। ये उनका क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो इतने जो है आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और अब क्या हो रहा है बच्चे, मौलिक कर्तव्य में एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि पहला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा में क्या आ रहा है, चौथे में क्या आ रहा है, ठीक है। सिर्फ जो इनकी भावना है, मूल भावना पकड़ लीजिए, पूरा का पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको ये याद होना चाहिए कि पर्यावरण कौन से नंबर पे है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कौन से नंबर पे है, हमारा कल्चर कौन से नंबर पे है, ऐसे, ठीक है। जो मूल भावना है वो पकड़ लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और 11 तक जो है आपको पूरे के पूरे मौलिक कर्तव्य याद होने चाहिए। क्योंकि अभी जो है आपका पेपर का लेवल कुछ ऐसा सा है कि
मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए आपको कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। तो इन्हें जो है आपको शॉर्ट करके पूरी की पूरी ऐसे ही सेम टू सेम भाषा में याद नहीं करना है, बस उस चीज़ उस पंक्ति का जो सार है उसमें से एक लेटर कोई पकड़ लीजिए और उसे याद कर लीजिए, ठीक है। पहले नंबर पर ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज जो है एक और टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड जो आपकी फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपको याद ही करनी है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।